नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकित सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से किसानों के मसले पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि सिरे से नकार दिया है सरकार के प्रस्ताव को। किसानों ने चेतावनी भी दे दी है कि आंदोलन अब तेज होगा। सरकार की परेशानी पर बल लाजमी है। आज सरकार का रुख जानने की कोशिश करेंगे, विपक्षियों की भी बात सुनेंगे और साथ ही साथ किसानों की भी बात होगी अपने इस पॉलिटिकल पंचायत में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कैबिनेट की बैठक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, उनका स्टेटमेंट सुनवाते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे किसानों के मसले पर सवाल किया तो वो कैसे बचते हुए नजर आए। आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर, आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर भी देता हूं। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। इसके बाद जरा राहुल गांधी को सुनिए। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े दो लोगों को सुना आपने, अब प्रदेश की राजनीति से जुड़े नेता अभय चौटाला को सुनिए। किसान संगठन मिलकर के ये कहे कि सब उन राजनेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो हमारे वोट से चुन करके विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा सबसे पहले आएगा। अब किसानों की बात कर लेते हैं। जरा गुरनाम चढ़ूनी की बात सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो प्रस्ताव आया है प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। आगे मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो प्रस्ताव आया है प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेतावनी दी गई है वो सुनिए। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है, और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है। चलिए, अब तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बामल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता के तौर पर संदीप सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली जी, तो आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का क्या नतीजा है वो आज हम लोगों ने सिंघू बॉर्डर से देख लिया। मैंने भी सुना, वो कह रहे थे कि किसान डरेगा नहीं।
अब मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज उनके दिमाग में कैसे आई। तो आप देखेंगे हर एक डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, हर भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है, हर लेवल पर बातचीत हो रही है, हर कंसर्न के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बावजूद इस तरह की भड़काऊ बात कहना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है वो मंशा सही है, नियत सही है। हम किसानों की बात को लगातार सुन रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई किसानों की, तो उसके बाद गृह मंत्री और कृषि मंत्री जो है उनकी भी मीटिंग चल रही है। तो बातचीत से ही इस समस्या का समाधान होगा और हमारी पूरी उम्मीद है किसानों पर और किसानों की पूरी उम्मीद सरकार पर है। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इसके कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे। वंदना पोपली जी, किसानों ने तो कह दिया कि तीनों कानून आप वापस लीजिए, इसके अलावा वो किसी बात पर वो मानने वाले नहीं है। साकेत जी, मुझे लगता है कि आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है और यहाँ पर जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम शुरू से ये बताते रहे कि एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है, किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके भी हमने जो है 8 संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो चेंजेस भी कर देते हैं। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक ना तो कोई किसान नेता, ना ही कोई विपक्षी पार्टी का नेता ये बता पा रहा है कि इसमें कमी क्या है जिस वजह से इनको रिपील कर लिया जाए। मतलब किसानों की बात सोचना गुनाह हो गया क्या? किसानों के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि मंडी में बेचिए, बाहर बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमएसपी पे कोई खतरा नहीं है, वो भी लिख कर देने को तैयार हो गए। संदीप सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी नहीं है। किसान नेता संदीप जी हैं हमारे साथ। वंदना पोपली जी, एक संगीन आरोप में कहूंगा ये वंदना पोपली जी का, संदीप जी आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग अभी तक ये नहीं बता पाए कि ऑब्जेक्शन है क्या। जी देखिए, ऑब्जेक्शन खेती के निजीकरण का है। भारतीय जनता पार्टी जिस तेज गति से ये कोरोना के समय में कानून लेके आई है, उससे किसान के मन में एक जायज डर बैठ गया है कि सरकार खेती का निजीकरण करना चाहती है, खेती को अडानी और अंबानी के हाथ में देना चाहती है। अब वंदना पोपली जी और भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में असमर्थ हो रहे हैं कि ऐसे विकट समय में जब देश महामारी से लड़ रहा था तो ये अध्यादेश और कानून लाने की क्या जरूरत थी, और लाने ही थे तो किसान जो इसका विक्टिम है या इसका स्टेक होल्डर है, किसान के जो समूह थे, जो यूनियनें थी, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जबरदस्ती थोपा जाना एक संदेह पैदा कर रहा था और इनको जैसे जैसे हमने पढ़ा, अब आपने ताजा उदाहरण हरियाणा का मैं दूंगा, वंदना पोपली जी क्लैरिफाई करें कि ये कानून तो अभी आए हैं, इससे पहले रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल चेन है उसके साथ समझौता किया और अडानी ग्रुप ने यहाँ नोलथा में 100 एकड़ लगभग जगह में अपना बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। तो ये कानून आने से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी अडानी अंबानी इनकी पूंजीपतियों की, कि खेती को अपने हाथ में लेके और आगे भविष्य में किसान से मजदूरी करानी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, जो किसान का ऑब्जेक्शन है जवाब ले लेते हैं संदीप जी। वंदना जी, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। साकेत, आप देखेंगे कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि इसमें क्या कमी है। आपको शंका हो रही है, हो सकता है आपको अंदेशा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मोदी जी का संदेश है किसानों के लिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि हम हर नई चीज कर रहे हैं किसानों के लिए ताकि उनकी आय जो है वो दुगनी हो जाए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है। जहाँ तक आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं तो एक नाम सा रख लिया गया कि अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। ये शंका किस बात की है वो मुझे समझ नहीं आती। आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगी। कैप्टन अमरिंदर ने एक क्लियर बयान दिया था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि रिलायंस को पंजाब में लाने वाला मैं हूं। ठीक है, आप उस बयान को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यूपीए सरकार में 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे अनिल अंबानी जी को। तो क्या उस समय जब ये आरोप लगाते थे, आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास ये जवाब भी होना चाहिए। अब अंबानी जी क्या कर रहे हैं, कौन सी जमीन खरीद रहे हैं, उसको आप कंसर्न को 2 लोगों से जोड़ रहे हैं। एक बात जो संदीप जी ने रखी, वंदना जी, एक बात जो संदीप जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये लॉ आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब इसका परफॉर्मा तैयार किया जा रहा था, तब किसान संगठनों से क्यों नहीं बातचीत की गई, उनसे राय मशवरा क्यों नहीं किया गया। ये गंभीर बात है। अगर आप लोगों ने बिना सोचे समझे, मैं जवाब दे देती हूँ। वेबिनार के माध्यम से जो लोगों से है उनसे बात की गई थी और बहुत सारे प्रश्न तो तब भी उठे थे ना जब 370 अरे अचानक से कैसे हो गया, एकदम से कैसे हो गया। नहीं, आप 370 को किसानों से आप कंपेयर नहीं कर सकती वंदना पोपली जी, और वेबिनार के जरिए इस तरह के मसले शॉर्ट आउट नहीं हो सकते।
वेबिनार के जरिए, अगर आप कह रहे कि वेबिनार के जरिए किसानों से मिलकर के बातचीत की गई, तो ये संभव नहीं है वंदना जी, ये संभव नहीं है कि किसानों के मसले को आप एक तो 370 से कंपेयर कर दें, या ये कह दें कि वेबिनार के जरिए किसानों से बातचीत की गई थी। ये एक ऐसा मसला है जब बैठ करके बातचीत पर हल नहीं निकल रहा, तो आप वेबिनार का कैसे सहारा ले सकती हैं? साकेत, मैं जवाब दे दूं। साकेत, सबसे पहले इस चीज को समझिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं और उनका काम है कानून बनाना, ठीक है। और जब भी कानून बनते हैं मोदी सरकार की तरफ से तत्काल से क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये जल्दी क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, वो ऐसे क्यों हो गया। मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी वहीं पर है कि क्या आपको कमी दिखाई देती है? ठीक है, एक बार रमेश जी का रुख कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ वंदना पोपले जी। सवाल यहाँ पर टाइमिंग का ना तो है, ना मैं टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पेपर वर्क क्या आपका पूरी तरीके से तैयार था? क्या आप लोगों ने किसान संगठनों की तरफ से इनपुट्स लिए थे? क्या आपने किसानों को इसमें शामिल किया था? बस ये सवाल है, थोड़ी देर में इसका जवाब लूंगा। रमेश बामल जी, आप अपनी बात रखें साहब। हाँ, सुमन जी, सबसे पहले मैं वंदना जी से जवाब चाहता हूं कि नोटबंदी में लोगों की शहादत हुई, लॉकडाउन में लोग मारे गए, फिर किसान आंदोलन में 7-8 किसानों की मौत होगी, इसका जिम्मेवार कौन है? ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन रहा और फिर कहने की कोशिश करी कि ये खालिस्तानी है, भटकाने की कोशिश करी, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करी इस आंदोलन के दौरान, और किसानों को इन्होंने आतंकवादी तक कहा, इनके ऊपर अत्याचार किए गए, सड़कें खुदाई गई, कांटेदार तार लगाए गए। किस तरह के एक आदमी एक आंदोलन करते हैं? ये आपने एक बात जायज रखी है कि किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। वेबिनार में क्या किसान शामिल हुए थे? जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिनको खेती के बारे में कोई लेना देना नहीं है, एक बिजनेसमैन आदमी आए, क्या वंदना जी क्या डिटेल देती हैं उनकी कि वेबिनार में कौन आए, किससे क्या डिस्कशन किया, क्या ऑब्जेक्शन आए किसानों के? ये कानूनन दर्जा देने से पहले भी किसानों ने शांतिपूर्वक धरना दिया था कि ये काले बिल हैं और किसान विरोधी हैं और इसमें किसानों की कोई सलाह मशवरा नहीं की गई। इसके बावजूद भी किसान जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब उनको वीडियो दिखाई जाती है, किसानों को मारा जाता है डंडों के साथ, लठों के साथ, मुकदमे दर्ज होते हैं, और उसके बाद इस तरह की हरकत जो करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो बहुत शर्मनाक है। अच्छा रमेश बामल जी, अब जो अत्याचार हुए हैं, रमेश बामल जी एक बात बताइए। कहता हूँ कि जब किसानों के साथ इस तरह की जो वार्ता कर रहे थे, ये पहले ही क्लियर था कि कोई ऐसा कोई प्रस्ताव रमेश जी, आप आवाज पहुंच रही? ये सिर्फ अपना टाइम आवाज आ रही रमेश जी? कर रहे थे। रमेश जी सुन पा रहे आप मुझे? रमेश जी आपसे रमेश जी आपसे एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। रमेश जी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। मैंने कांग्रेस क्या चाहती है? 3 कानून वापस हो या एक चौथा कानून इंक्लूड हो? हम कहते हैं जी, हम तो शुरू से ही कहते हैं जी, आप एक तो जो एमएसपी की गारंटी कानून दे, जुमलों से नहीं चलेगी। दूसरा, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए ना, क्योंकि उसके बाद मुझे अगला सवाल लेना है। हम चाहते हैं जी ये जो बिल हैं ये रद्द किए जाएं, तो हमारी मांग है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चौथा कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं जी ये बिल ही का रद्द होने चाहिए। नहीं, तो भूपेंद्र हुड्डा आप ही के हैं ना साहब, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं। हाँ जी, वो हम शुरू में कह रहे थे, हमने शुरू में मांग रखी थी कि आप चौथा बिल लेके आए, एमएसपी की गारंटी दें। शुरू की बात नहीं, मैं तो अभी कल की बात कर रहा हूँ, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया कि चलिए वो 3 कानून में आप संशोधन कर दीजिए, चौथा कानून लेके आइए। लेकिन नहीं, आप चौथा कानून लेके आए, जो कंडीशनें है उसमें सारी कर दें, बात तो एक ही होगी। जब रद्द कर दें तो बात तो एक ही है। तो फिर ये तो गुमराह करने वाली बात होगी ना रमेश बामल जी। एक तरफ कह रहे हैं 3 कानून वापस करो, राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं चौथा कानून लेके आओ। ये कौन कहता है जी कि चौथा कानून लेके आओ? राहुल गांधी ये कह रहे भूपेंद्र हुड्डा।
लेकिन हमारी मांग है कि ये जो कानून है ये बिल्कुल रद्द होने चाहिए। तो भूपेंद्र हुड्डा को मैं कांग्रेस से अलग समझूं या आप कांग्रेस से अलग कर रहे हैं उनको? हम तो जब शुरू में बिल लेके आए थे हमने उस टाइम डिमांड करी थी इनकी कानून के आप चौथा बिल तो लेके आप आए। इतना बता दीजिए ना कि भूपेंद्र हुड्डा को समझ नहीं है या वो गलत बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। किसको सही मानूं? राहुल गांधी को, भूपेंद्र हुड्डा को, कुमारी सैलजा को, भूपेंद्र हुड्डा को, किरण चौधरी को, भूपेंद्र हुड्डा को, किसको सही मानूं? जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो कहता है हम तो उसको मानते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा को गलत मान रहे हैं ना आप फिर? नहीं, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, तो फिर अपने व्यू है। तो कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बात तो आप एक ही है ना, कान पकड़ रहे हैं या ये कह लिए अभी आप खुल के कह नहीं सकते, आप टेलीविजन पर बैठे, जनता टीवी में बैठे हैं, सब आपको देख रहे हैं, आप खुल के बोल नहीं सकते, नहीं तो पार्टी के अंदर आपको मुश्किल हो जाएगी। मैं कैसे मुश्किल हो जाएगी मेरे को? मैं किसी चीज से डरता ही नहीं, मेरे से क्या मुश्किल होनी है? नहीं तो कह दीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा को समझ के बयान देना चाहिए। किसका? मैंने बयान सुना ही नहीं जी उनका। भूपेंद्र आप कहेंगे तो हम अभी सुना देंगे आपको वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि जरा मैं पीसीआर से गुजारिश करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा का वो बयान थोड़ी देर में जरूर प्ले कीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो 3 कानून जो संशोधन वाला है वो ठीक है, चौथा कानून लेकर के आइए। वो एक बाइट जरा जरूर हम प्ले करेंगे, जरूर प्ले करेंगे, थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद मैं जवाब लूंगा। लेकिन उसके बाद रमेश बामल जी मुझे ये बताइएगा कि हाँ इन्होंने गलत बोला है। सुनने के बाद ये मत बोलिएगा कि चलिए ठीक है ये उन्होंने कह दिया, उनका अपना विचार है, ये मत बोलिएगा, ये बोलिएगा कि हाँ उन्होंने गलत बोला है। संदीप सिंह भारती जी, संदीप सिंह आ रहा हूं, जैसे वो मुझे मेरे पीसीआर के दोस्त बता देंगे कि वो बयान आ गया है, जैसे मैं चलवाऊंगा उसके बाद आऊंगा आपके पास। संदीप सिंह भारती साहब, अब ऑब्जेक्शन जिस तरीके से है और लगातार ये आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि जो कांग्रेस की भाषा है वही भाषा आप कह रहे हैं, चलिए वो बयान सुनवा देते हैं। रमेश बामल साहब बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा वो बयान। चलिए इस बयान को हमें एक बार फिर से प्ले करूंगा, आवाज आप तक नहीं पहुंची हुई रमेश बामल जी, मुझे पता है। हाँ, मैं दोबारा से प्ले करूंगा, लेकिन संदीप सिंह भारती साहब आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं, कांग्रेस के उकसावे पे हैं आप लोग। इसका समाधान कैसे निकलेगा? आप जिद पर अड़े हैं, सरकार भी संशोधन आप लोगों को भेज रही है, लेकिन आप लोगों की सहमति उस पर बन नहीं रही है, आप लोग एक्सेप्ट उसको कर नहीं रहे हैं। सरकार संशोधन के नाम पर दिखावा कर रही है। इस तीनों बिल में जो मोटी कमियां हैं वो ये है कि सरकार जो खरीद प्रक्रिया है उसको निजीकरण की ओर लेके जा रही है। जब सरकारी खरीद प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है तो निजी हाथों में इसको सौंपने की जरूरत क्या है? जब किसान संतुष्ट है सरकारी खरीद प्रक्रिया से तो जरूरत क्या है? संदीप भारती जी, आपको ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है क्या? नहीं, जो इन्होंने कहा है कि प्राइवेट ट्रेडर्स को खरीदने के लिए लेके आएंगे, जो अडानी अंबानी या कोई भी पूंजीपति किसान की फसल को मंडी के बाहर से खरीद सकेगा प्राइवेट मंडी के रूप में। तो वो कोई बंदूक की नोक पर थोड़ी खरीदेगा संदीप सिंह भारती जी, बंदूक की नोक पर थोड़ी खरीदेगा। किसान का मन होगा तो वो बेचेगा, नहीं तो वो मंडी में बेचेगा। देखिए आज जो आप बिहार के किसान की हालत देख रहे हैं, वहां बंदूक की नोक पे किसान से नहीं खरीदा जाता। धान 1100 रुपए 1000 रुपए पिट रहा है, जबकि धान का सरकारी रेट 1888 रुपए है। बंदूक की नोक दिखाने की किसान को जरूरत नहीं है। किसान को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे देने हैं, आड़ती के ब्याज का भुगतान करना है, फसल की खाद बीज दवाई के देने हैं। वो ना तो फसल को स्टॉक कर सकता है और ना ही वो कम्पीट कर सकता है। नहीं तो संदीप भारती जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपका आंदोलन फिर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि एमएसपी पर ही खरीद हो? जी यही तो हमने मांग की थी, ये मुख्य मांग तो यही थी कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने। सरकार अब एश्योरेंस की बात करती है कि पुरानी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एमएसपी खरीद गारंटी तो आप लोग ये कह रहे हैं कि बाहर का जो प्लेयर खरीदेगा, प्राइवेट प्लेयर जब खरीदेगा उसको मजबूर करने के लिए कानून बने, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मंडी के अंदर भी नहीं एमएसपी पर बिक्री है। मंडी के अंदर बहुत थोड़ी फसल बिक रही है और ये सरकार की पहले से कमी है। कांग्रेस और भाजपा इसको यदि किसान को हमारे को फुटबॉल बनाएंगी तो हमें स्वीकार नहीं है। ये कांग्रेस के राज में जरा आपको रोक रहा हूं। रमेश बामल जी को बयान सुनवाना बहुत जरूरी है। संदीप भारती जी आप भी सुनिए, वंदना जी आप भी सुनिए, बामल जी आप तो खास तौर पर सुनिए। ये 3 कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। ये 3 कानून लाए हैं,
अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। जी कोई सवाल नहीं बामल जी, सीधा जवाब आपका। हाँ जी, गलत बोल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। नहीं जी, मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? तो इसी शर्त पर मैंने आपको बयान सुनवाया। आप तो बयान सुनने को इतने उत्सुक थे, जब मुझे लग रहा था कि आप बयान सुन करके मुझे कह देंगे कि जो उनका बयान तो बिल्कुल गलत है, पार्टी लाइन से हटके वो बोल रहे हैं। नहीं जी, मैं ना तो पार्टी लाइन की बात करता, ना मैं उनको ये कहता कि वो गलत बोल रहे हैं। जो हुड्डा साहब ने बोला, उनके हुड्डा साहब के बयान से सहमत हैं आप? भूपेंद्र हुड्डा के बयान से सहमत हैं? सहमत हैं? हाँ जी, नहीं जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चलिए, यानी कि आप सहमत नहीं है, कांग्रेस के एक नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आप सहमत नहीं है, यानी कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं जी, ये गलत आप कह रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा। वो उनका अपना विचार है। मेरा अपना विचार ये है कि जो ये कानून पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का विचार ये है कि ये कानून रद्द होने चाहिए। तो मतलब पार्टी लाइन से हट करके भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान है, वो उनका अपनी विचारधारा जी। आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। पार्टी का जो लाइन है, जो लकीर पार्टी ने खींची है, वो तो यही है ना कि कानून वापस हो। हाँ जी, हमारी पार्टी की लाइन ये है कि जी ये कानून रद्द होने चाहिए और ये किसान हितैषी नहीं। हाँ, तो भूपेंद्र पार्टी लाइन से हट के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी लाइन से हट करके मैं नहीं कह सकता जी। उनके अपने विचार हैं, जो उन्होंने कहा वो अपने उसके सिस्टम से कहा उन्होंने। इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं दे। आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन वो है तो पार्टी के ही। हाँ, कोई बात, वो उनके अपने विचारधारा। आप ये बात कुमारी सैलजा तक पहुंचाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, उनको पता है जी। सारे वो जो रोज देखते हैं, जो स्टेटमेंट आती है, सब देखते हैं। और मैं भी सुमन जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और जो कृषि मंत्री ने कहा कि जो चाइना से और पाकिस्तान से किसानों को फंडिंग आती है और ये जो एजिटेशन है, ये उनकी वजह से इनकी फंडिंग बात से आ रही है, क्या वंदना जी उसका जवाब चाहती हैं, देना चाहती हैं? क्या आप उससे जवाब लेना चाहते हैं इन बातों का? आपसे भी पूछता हूं मैं ये बात। लेकिन आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिफेंड कैसे करेंगे? आप मेरी बात का जवाब दिए ना सुमन जी। मैं भी आपसे पूछता हूं कि मैं हुड्डा जी को ना तो मैं डिफेंड करता, ना मैं क्रिटिसाइज करता। वो उनका अपना सिस्टम था। मैं आपसे पूछता हूं आपके माध्यम से कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं ना तो प्राइम मिनिस्टर का प्रवक्ता हूं, ना सरकार का प्रवक्ता हूं। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं। आप पूछ सकते हैं ये बात। जिस तरह आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आप इसी तरह वंदना जी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल लेके वंदना जी तक जाते हैं। वंदना जी, हाँ जी, ये काउंटर अटैक है, क्योंकि काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। साकेत जी, बहुत सारे प्रश्न हुए हैं। सबसे पहले मैं बामल जी को एक चीज बता दूं, राहुल गांधी जी को भी बता दें और आप भी समझ लें कि ये बिल नहीं है, कानून बिल है। वो भी बिल बोल रहे थे, आप भी बिल बोल रहे थे। और दूसरी बात, आपने सबसे पहले नोटबंदी की बात करी। आपने कहा नोटबंदी में बहुत सारे लोग मारे गए। उससे मुझे एक बात याद आ गई। आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। मैंने सुमन जी आपके के माध्यम से सवाल का जवाब, अगर आपने पहले 3 पूछ ली है तो उसका जवाब मैं छोड़ दूं क्या? जवाब दिए जो मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। जवाब दिए बगैर मैं डिबेट छोड़ देती हूँ, तब आप बोलिएगा। आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, करके बीच में डिस्टर्ब नहीं। आप वो जब नोटबंदी की बात यहाँ पे इन्होंने की तो मुझे वो इंटरव्यू याद आ गया राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी ने आपसे जवाब मांगा। प्रधानमंत्री जी ने लोग मारे गए थे, क्या आपकी पार्टी है, आप उसके लिए माफी मांगेंगे? उन्होंने इसका जवाब दिया था कि विमेन सशक्तिकरण होना चाहिए। आपसे जवाब मांग रहे हैं कि किसानों की फंडिंग पाकिस्तान और चाइना से आती है। दूसरी बात, हमारे और जवाब प्राइम मिनिस्टर को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। सवाल यही है कि अस्वीकार कर दिया किसानों ने, अब इस अस्वीकार करने के बाद सरकार के पास रास्ते क्या बचते हैं? बैठकों का दौर तो लगातार जारी है। हमारी कवरेज भी ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।